सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। टुडे वी आर गोइंग टू डू एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज चैप्टर 24 एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया ईयर बुक। हमने ज़्यादातर इंडिया ईयर बुक अभी तक कवर कर ली है एंड आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं कवर किया तो प्लीज़ वॉच द वीडियो। कंपाइलेशन वीडियोज़ देख लीजिए जो आपको लिए रिलीज की जा चुकी है। आप बहुत कम टाइम में पूरी इंडिया ईयर बुक कवर कर डालेंगे। दूसरी बात, टुडे जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, लास्ट टाइम तक देखना। एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप चीज़ें सीख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो वॉट एवर यू आर लर्निंग। एंड कुछ सवाल जो मैं आपको देता हूँ, आप लोग देखो कमेंट नहीं करते हो, उसमें क्या होता है ना कि वेन एवर आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन इज़ फॉर योर सपोर्ट ओनली, कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सको। पैसिवली पार्टिसिपेट करने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द पर्सन्स यू नो सो दैट और यू ऑफ द ग्रुप ऑफ विच यू आर द पार्ट। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो देखो कहीं ना कहीं हमें भी एक सपोर्ट मिलता है आपसे, दूसरी बात आप एक दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर रहे हो उसकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। सो दिस विल हेल्प एवरीबडी, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। नाउ इफ़ यू वांट दिस इंडिया ईयर बुक की समरी तो आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एक और बात, अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं एंड यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन लुक एट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन वाली बुक। देन एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। 178 पेजेस की ही है इंडिया ईयर बुक जो हमने समरी तैयार की है। आज जो हम कवर करेंगे दैट विल बी द चैप्टर ऑन इन्वायरमेंट। इतने चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो ये ऑलरेडी चैप्टर 1 से 23 तक हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचेंगे, 25 से लेकर 32 तक है, जो कि ये तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये तो हमें करना ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये 5 चैप्टर है, तो अब ये खत्म होने वाला है, खत्म होने के कगार पे है। सो आपने आई होप इस पूरे मिशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी एंड चीज़ें लर्न भी की होंगी एंड आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। आप इस बात को एग्जामिनेशन में पाएंगे। नाउ कमिंग नेक्स्ट, यू हैव द इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। तो इसमें हमने देखो मेजर इन्फॉर्मेशन ही निकाले, हमने इधर उधर की फालतू की बातें नहीं की हैं। सो यू हैव द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब देयर इज द पार्टिसिपेशन बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं है। दैट इज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यहाँ से ये इंटर गवर्नमेंटल या फिर इस टाइप से नॉन इंटर गवर्नमेंटल करके यूपीएससी पे सवाल बना के कंफ्यूज करता है। इसका हेडक्वार्टर चूंकि इंडिया में है तो ये और इम्पॉर्टेंट है। एंड द पर्पज इज वी हैव टू कंजर्व द 6 मेजर बिग कैट स्पीसीज। और ये बिग कैट स्पीसीज क्या क्या हैं? टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, प्यूमा, जगुआर, चीता। अब क्वेश्चन इस पे ये भी बन सकता है, द गिवन लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैट। तो उसमें कुछ देख दो, कैट का नाम दे देगा, उसी में कहीं टाइगर डाल देगा, लॉयन डाल देगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सो ये लोग भी मेजर बिग कैट में आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास एनटीसीए। एनटीसीए ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के अंतर्गत बनी होगी। सो दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाम से ही क्लियर है, टू स्ट्रेंथन द टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया। देन यू हैव द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वी हैव टू डू द इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व। 1973 में लॉन्च होता है। इन सीटू मतलब जहाँ पे टाइगर रहते हैं हमें उन्हें रीलोकेट नहीं करना है, वहीं पे ही उन्हें कंजर्व करना है, उन्हें बिना रीलोकेट किए हुए। टाइगर पॉपुलेशन की अगर इंडिया में हम बात कर लें तो एज पर दी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 का जो डेटा है, हमारे पास इतने टाइगर्स हैं। नियरली इंडिया हैज़ नियरली 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1991-92 में लॉन्च हुई थी। 60% ऑफ द ग्लोबल एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इंडिया होस्ट करता है। देन यू हैव द नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। सो द एक्शन पीरियड इज 2021 to 26. Objective is to develop consensus based solutions to reduce human wildlife conflict. Legal framework is Wildlife Protection Act 1972, which provides regulatory provision for managing human wildlife conflict situation. Then you have the Biodiversity Act which was amended in 2023. Now the Biodiversity Act 2002, it has been amended by this Act 2023 effective this. Objective क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि हमें
we have to reduce the pressure on wild medicinal plants, we have to encourage the cultivation of medicinal plants, we have to provide expedited approvals by the National Biodiversity Authority and the State Biodiversity Board. We have to decriminalize certain provisions and we have to maintain protection of national interest. Then simplified approval process, that is हमें प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम द NBA. देन अप्रूवल टाइम इसे रिड्यूस कर दिया गया 180 डेज से 90 डेज के लिए मोस्ट एप्लीकेशंस के लिए, एंड 180 डेज टाइमलाइन दैट हैज़ बीन रिटेन फॉर एप्लीकेशन रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. देन बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन, दिस वाज नोटिफाइड इन अप्रैल 2025, लेटेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो रेगुलेशन गवर्न बेनिफिट शेयरिंग फॉर यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. Then you have the threatened species and biodiversity heritage sites. Now, इस एक्ट के अंतर्गत 159 प्लांट स्पेसीज दे आर नोटिफाइड एज थ्रेटेंड, 175 एनिमल स्पेसीज दे आर नोटिफाइड एज थ्रेटेंड. तो ये 17 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है. You have the 52 biodiversity heritage sites which are notified by 18 state biodiversity state governments. Then you have the CSS scheme. CSS scheme is the biodiversity conservation scheme. मतलब बेसिकली दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो दिस स्कीम ये एक अम्ब्रेला स्कीम है अंडर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम. दिस प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. फंडिंग पैटर्न इज 60:40 शेयरिंग रेशियो, 60 देगा सेंटर, 40 देगा स्टेट. 90:10 रेशियो है, 90 देगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 10 देगा हिमालयन स्टेट. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फोकस है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंजर्वेशन स्कीम, फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. दिस टारगेट्स बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स. फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स पे. सो बायोस्फीयर रिजर्व व्हाट आर दीज? दे आर द लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम एंड द मेरीन इकोसिस्टम. यहाँ पे दीज आर मैनेज्ड अंडर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. सो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें. अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करें तो हम प्लांट्स एनिमल्स फॉरेस्ट की बात कर देंगे, एंड वाइल नेचर को प्रोटेक्ट करते समय हमें लोगों को भी अलाउ करना है कि वहाँ पे रह सकें एंड दे कैन डेवलप सस्टेनेबली. सो व्हाट इट ट्राई टू डू, इट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन ह्यूमन वर्सेस इन्वायरमेंट. तो इनके बीच में बैलेंस करेगा. तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली वर्सेस, साथ में काम करना है. ठीक है. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे नेचर को कंजर्व किया जाता है, लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं सस्टेनेबल वे में, और रिसर्च एंड एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है. देन यू हैव द जोनेशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व. जोनेशन का मतलब यह है कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इससे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट जोन्स में लाइक बेसिकली डिवाइड किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. हर एक जोन का एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी. सबसे ज़्यादा हो है कोर एरिया, सबसे बीच में है, दिस इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया. यहाँ पे हम कोई भी ह्यूमन इंटरफेस फेरेंस अलाउ नहीं करते. सो दिस इज यूज फॉर कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग. देन है आपका बफर जोन. ये जोन buffer zone is this surrounds the core zone. So this permitted areas like research, education, eco restoration and sustainable resource use. Then you have the transition zone. So transition is there is the interface between human activity and the conservation activities, like activities allowed like settlement, agriculture, tourism, sustainable livelihoods. What is the status of biosphere reserve in India? हमारे यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में 13 इंक्लूडेड है. सो व्हाट आर दीज 13 नंबर? प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी कि कौन कौन से इसमें आते हैं. फिर आता है इको सेंसिटिव जोन. इको सेंसिटिव जोन वो एरिया है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ. ये जोन एक्ट करते हैं एज अ बफर बिटवीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड द ह्यूमन सेटलमेंट. सो आपका ये लेट्स से कि नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अराउंड होगा एक इको सेंसिटिव जोन. सो इको सेंसिटिव जोन ये एरियाज हैं विच सराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज. सो दे फंक्शन एज द शॉक अब्जॉर्बर्स फॉर द प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम. देन यू हैव द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया. सो देखो उसमें आने से पहले और चीज़ समझ लीजिए कि देखो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन में क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, कुछ एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं और हार्मफुल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं हैं. व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अलाउड?
तो एक्टिविटीज़ जैसे आपकी फार्मिंग हो गई, इको टूरिज्म हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो गया, ये सब अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? जैसे कि आप लार्ज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वो इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन कर रही हैं उनको नहीं सेटअप कर सकते, माइनिंग नहीं कर सकते, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में 688 हैं, इसमें नेशनल पार्क भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं। नाउ व्हाट अबाउट द लिस्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व? सो यू हैव द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 1986 में डेजिग्नेट हुआ था, एंड ईयर ऑफ इंक्लूजन इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज ईयर 2000। तमिलनाडु में है दिस वन, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझ लेना कौन कौन से आपके बायोस्फीयर रिजर्व में है। नंदा देवी, दिस इज जितनी भी लिस्ट है ये बायोस्फीयर रिजर्व की है, कौन कौन से उसमें देख लेना। दिस इज इन उत्तराखंड, 2004 में ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाले प्रोग्राम में इंक्लूड हुआ था। नोकरेक भी इंक्लूडेड है, गल्फ ऑफ मन्नार भी इंक्लूडेड है। इनके स्टेट्स भी देखते चलना, नोकरेक जो कि मेघालय में, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है वो भी इंक्लूडेड है। मानस नहीं है, दिस इज इन असम। ग्रेट निकोबार भी इंक्लूडेड है, अंडमान एंड निकोबार में है। सिमलीपाल भी है, 2009 में इंक्लूड हुआ था, उड़ीसा में है। डिब्रू सिकवा नहीं है, ये असम में है। देन यू हैव दी दिहंग एंड दिबंग, दिस इज अंडर प्रोसेस, ये नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमरही 2009 में था, दिस वाज इन मध्य प्रदेश। कंचनडंगा 2018 में सिक्किम में है। अगस्त मलाई 2016 में इंक्लूड हुआ था, केरला में है। अचना मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2012 में इंक्लूड हुआ था। ग्रेट रन ऑफ कच्छ अभी इंक्लूडेड नहीं है। शेषाचलम इंक्लूडेड नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में, ये गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट इंक्लूडेड है, ये हिमाचल प्रदेश में है। एंड पन्ना 2020 में इंक्लूड हुआ था, दैट इज इन मध्य प्रदेश। देन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान। सो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान दिस इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान एक कंबाइंड प्लान है टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, लैंड एंड वाइल्ड लाइफ इन अ प्रॉपर एंड कोऑर्डिनेटेड वे। सो इंटीग्रेटेड मतलब है आपको कई सारी एक्टिविटीज यू हैव टू ब्रिंग टुगेदर एंड मैनेज देम इनटू वन कंप्लीट प्लान। दिस इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द पायलट बेसिस इन 4 बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? वो ये हैं। कहाँ पे हैं? वो ये है। मैच दी फॉलोइंग आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, और कौन से बायोस्फीयर इसमें कवर्ड है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है वन संरक्षण, कंजर्व करना, संवर्धन एंड मतलब एक तरह से डेवलप करना, रूल्स 2023. So this is notified by the central government. This replaced the forest conservation rules 2003. So this is related to forest land diversion and conservation regulation. So what are the key provisions related to it? So integrated regional office of the ministry will handle linear projects involving forest land up to 40 hectares. देखो linear project क्या होता है? लीनियर प्रोजेक्ट का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में बनता है, जैसे कि आपकी रोड होगी, रेलवे हो गई। तो अगर ये प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड को यूज कर रहा है अप टू 40 हेक्टेयर, दैट इज अ स्मॉल एरिया, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। सो माइनिंग प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग मोर देन 5 हेक्टेयर्स, रेगुलराइजेशन ऑफ इंक्रोचमेंट केसेस एक्सक्लूडिंग डी रिजर्वेशन। देन यू हैव द अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव द वन अमेंडमेंट रूल्स 2024 इशूड फॉलोइंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। Then you have the food and wood certification scheme, that is प्रमाण। तो प्रमाण इंडिया एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है एंड दिस प्रोवाइड्स थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। सो प्रमाण करता क्या है? बेसिकली ये इंडिया का वर्ड एंड फूड सर्टिफिकेशन स्कीम है। ये एक सर्टिफिकेट या प्रूफ प्रोवाइड करता है कि जो वुड और फॉरेस्ट है, ये जो इसके जो प्रोडक्ट्स है, दे कम फ्रॉम लीगली मैनेज्ड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली फॉरेस्ट। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्रमाण शो करता है कि जो वुड है दैट इज ऑब्टेन्ड इन अ करेक्ट एंड इको फ्रेंडली वे। ओवरव्यू की बारे में बात कर लिया हमने ऑलरेडी। अब आते हैं हम इको मार्क पे। इको मार्क क्या है? इको मार्क एक स्पेशल मार्क है जो प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, दैट दे डू नॉट हार्म द नेचर मच। सो ये लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है द प्रोडक्ट्स दैट आर सेफ फॉर द एनवायरमेंट। ओवरव्यू, इको मार्क रूल्स दे आर नोटिफाइड इन 2024। दिस रिप्लेस द इको मार्क स्कीम ऑफ 1991। ऑब्जेक्टिव नाम से क्लियर है, इंश्योर एक्यूरेट एनवायरमेंटल लेबलिंग, prevent misleading claims about green products, encourage eco-friendly manufacturing, promote green industries, enable informed consumer choices. Then the product must hold valid license or certificate under the Bureau of Indian Standards. They fall under the quality control orders issued by the central government. Then you have the Aravali Landscape Restoration Green Wall Initiative. Aravali Green Wall Initiative ये एक project है that is used to restore forest and greenery into the Aravali mountain region by planting trees and improving land quality.
द एम, इसका जो एम है क्या है कि आप हमें कोई ग्रीन वॉल बनाना है ट्री का अक्रॉस द अरावली रेंज, सो दैट हम डिजर्ट को एक्सपेंड करने से रोक सकें एंड हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे, जैसे आप ट्रीज प्लांट करते हैं, आप डैमेज्ड फॉरेस्ट को रिस्टोर करते हैं, आप सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करते हैं, आप बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करते हैं एंड यू क्रिएट अ ग्रीन बैरियर। सो वाई ग्रीन वॉल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट स्टॉप्स द थार डिजर्ट एक्सपेंशन and it improves the climate conditions, डस्ट एंड पॉल्यूशन को reduce करेगा, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। तो ओवरव्यू की बात कर लें तो दिस एक्सटेंड्स अक्रॉस विच स्टेट्स, ये एक सवाल बन सकता है। देखो आपको इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, कौन कौन से स्टेट आएंगे इसमें ये पता होना चाहिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये तो चलो अंडरस्टूड है। प्रिवेंट ईस्टवर्ड, इसको लिख देगा, वेस्टवर्ड लिख के आपको कंफ्यूज कर देगा। प्रिवेंट ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट, तो कभी ऐसा वर्ड दिख जाए तो ध्यान रखो। सपोर्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड होस्ट डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये तो अंडरस्टूड ही। कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इंक्रोचमेंट, ओवरग्रेजिंग। रिस्टोरेशन मेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज इंप्लीमेंटेड थ्रू कन्वर्जेंस विथ स्कीम्स सच एज कैंपा। कैंपा क्या है? कैंपा वो अथॉरिटी है जो पैसा मैनेज करती है, विच इज कलेक्टेड फॉर प्लांटिंग न्यू ट्रीज व्हेन फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, जैसे कि रोड बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो फॉरेस्ट ट्रीज को कट किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, नए ट्रीज को प्लांट किया जाता है दूसरी प्लेस पे यूजिंग दिस फंड। देन यू हैव द ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि हमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है और ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, सो दैट हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। सो ये आपका जो मिशन है ना, मतलब आपने जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें से ग्रीन इंडिया मिशन भी है। देन यू हैव द स्टेट फॉरेस्ट्री प्लान्स। देन यू हैव दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना। माइनिंग रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लें, देन देयर इज द बैन ऑन ग्रांट ऑफ न्यू माइनिंग लीज इन द अरावली रेंज। कुछ एडिशनल मेजर्स की बात कर लें, यू हैव द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, दे आर टास्क्ड टू आइडेंटिफाई एडिशनल एरियाज वेयर माइनिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जाता है दैट दे रेगुलेट द ऑनगोइंग माइनिंग एक्टिविटीज एंड दे फॉलो द सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। Now this compliance is aligned with the Supreme Court orders. उसके बाद आते हैं नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015-16। ठीक है, क्या है ये थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि आपको स्टडी करना है, प्रोटेक्ट करना है, डेवलप करना है, किसको? नाम से क्लियर है, हिमालयन रीजन को। किस तरीके से? नेशनल मिशन है तो ऑब्वियस सी बात है सस्टेनेबल वे में। तो ये फोकस करेगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए एंड इवन लोगों का लाइवलीहुड को हम कैसे भूल जाएं, तो जो भी हिमालयस में रह रहे हैं उसके लिए, तो ये उसका फोकस एरिया होता है। सो दिस इज द थिंग, देन दिस स्कीम वाज कन्वर्टेड इनटू द नॉन स्कीम 2023-24। देन यू हैव द मिस्टी स्कीम। मिस्टी स्कीम इज द मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। So overview is initiative for restoration and protection of mangrove ecosystem. Expansion is additional states are expected to join Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala. उसके बाद आते हैं eco sensitive areas in Western Ghat. Eco sensitive area in Western Ghat, this is the proposal to declare Western Ghat as ecologically sensitive area. States which are covered involved Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. उसके बाद आती है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये इम्प्लीमेंट किया जाता है वेटलैंड डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री के द्वारा एंड सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम है ये, जो वो कवर करता है वेटलैंड को भी और लैंड को भी। फिर आता है मिशन सहभागिता, तो पूछ लेगा मिशन सहभागिता इज रिलेटेड टू, सो देयर इज द पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड। ये बस ध्यान रख लेना, बाकी अपने आप ही हो जाएगा। फिर आता है आपका रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। इंडिया इज ए सिग्नेटरी, ये आपको पता रखना है। इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग की बात करें तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट नेटवर्क इन एशिया, और वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइट्स इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट इज यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। सेकेंड पे कौन है? सेकेंड इज मैक्सिको, थर्ड इज इंडिया। यूके में है आपकी 176 रामसर साइट, मैक्सिको में है 144 रामसर साइट, इंडिया में करंटली 98 रामसर साइट्स हैं। अब अगर मैं इंडिया में ही आऊँ तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है,
दिस इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। देन यू हैव द अमृत धरोहर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, ये लॉन्च हुआ था जून 2023 में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें वी हैव टू promote conservation value of the Ramsar sites, ensure the convergence of the government schemes and to strengthen the management of wetland। फिर इसके बाद आते हैं wetland city accreditation। तो पहली wetland city इंडिया की कौन सी है? दैट इज उदयपुर राजस्थान एंड इंदौर विच इज इन मध्य प्रदेश। देन रामसर कन्वेंशन रिजोल्यूशन है एक चीज़। रामसर रेजोल्यूशन क्या है कि इंडिया प्रपोज रेजोल्यूशन दैट वी हैव टू प्रमोट द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। तो किसने वो रेजोल्यूशन प्रपोज किया था? इंडिया ने किया था। दिस वाज अडॉप्टेड ऑन 30 जुलाई 2025। इवेंट वाज 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ रामसर कन्वेंशन। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। Center for the Wetland Conservation and Management is located in Chennai. Then you have the Blue Flag Certified Beaches. Now, Blue Flag Certified Beaches, this is awarded for cleanliness, environmental standards, sustainable tourism practices. So, this is the thing. तो बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या बताता है? देखो, एक तो ये एक तरीके का स्पेशल अवार्ड है जो कि उन बीचेस को दिया जाता है जो क्लीन है, सेफ हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड वेल मैनेज्ड है। ये जो ब्लू फ्लैग है ये इंटरनेशनल को लेबल है, जो इंटरनेशनल इको लेबल है बेसिकली, जो दिया जाता है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो अगर किसी बीच के पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे पानी साफ है, बीच सेफ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड है, फैसिलिटीज विजिटर्स के लिए गुड है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? टूरिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। तो ब्लू फ्लैग बीचेस इन 2025 देयर आर 18 बीचेस। देन यू हैव द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो फॉर दैट वी हैव 2 कन्वेंशंस, एक है वियना कन्वेंशन, एक है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। पहले तो यही नाम याद कर लो कि ये किससे रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल वियना कन्वेंशन इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। Montreal Protocol this on the substance that deplete the ozone layer. So this mandates the phase out of ozone depleting substances. जैसे कि आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेलॉन्स। इंडिया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। So Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ozone cell as the national ozone unit. Objective is to implement phase out program for the ozone depleting substance. Then you have the Vienna Convention. What about its global status? तो Vienna Convention, this is universally ratified treaty. जितने भी 197 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं दे आर दी इट्स पार्टीज। ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी एंड दैट इज फॉर व्हाट कि भैया हमें ओजोन को डिप्लीट होने नहीं देना है। उसके बाद आती है कि इंडिया की कूलिंग एक्शन प्लान। सो इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान है ये गवर्नमेंट का प्लान है सो दैट वी कैन रिड्यूस द नीड फॉर कूलिंग। कूलिंग का किससे करते हैं? एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग मशीन से। तो इनकी रिड्यूस होगी इसकी ज़रूरत, तो ऑब्वियस सी बात है इनका यूसेज कम होगा। वाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड सेविंग एनर्जी। देखो, घरों के लिए, ऑफिसेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए हर जगह पे कूलिंग चाहिए, लेकिन इससे क्या चलता है? इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज बढ़ता है, इन्वायरमेंटल वार्मिंग भी बढ़ती है। सो इसका पर्पज इतना है कि हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी है इको फ्रेंडली वे में। तो कूलिंग की डिमांड कम करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, ग्रीन हाउस गैसेज हमें कम करनी है। तो ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस वॉज लॉन्च इन 2019 एंड दिस प्रोवाइड्स द लॉन्ग टर्म विजन फॉर द कूलिंग सेक्टर। 6 thematic areas हैं। They are the space cooling in buildings, cold chain sector, servicing areas, indigenous production, research and development, transport, air cooling. Then you have the hydrochlorofluorocarbon phase out management plan. So achievement is India completely phased out hydrofluorocarbon 141B in rigid foam manufacturing. Target is 35% reduction by January 2020. Achievement is 44% reduction. India is the first developing country to achieve this milestone. ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना क्योंकि इंडिया पहली कंट्री है। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे पास जो ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात कर लें तो वी डू हैव एन इंटरनेशनल एक्शन क्लाइमेट एक्शन दैट इज गाइडेड बाय UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपने अपने एनवायरमेंट में पढ़ भी रखा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ रखा होगा, पेरिस क्लाइमेट भी पढ़ रखा होगा। ठीक है। इंडिया इन सब की इज अ पार्टी टू ऑल द एग्रीमेंट्स, बस आपको ये पता होना चाहिए। देन यू हैव द COP30 टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इवेंट डिटेल्स दैट इज हेल्ड इन द बेलम, ब्राजील।
17 नवंबर को हुआ था, इसलिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें हुई थी। इंडिया के अचीवमेंट क्या है कि हमने एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस की है बाई 36% सिंस 2005। नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमने ओवर 50% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी वी डू हैव नाउ, एंड अराउंड 256 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं उससे। फिर हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमने अचीव कर लिए 5 साल पहले ही, 2030 की डेडलाइन से। तो अब हम सबमिट करेंगे रिवाइज्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टिल 2035 तक। सो दिस इज द फर्स्ट बाइनरियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। नेट जीरो टारगेट हमारा 2070 तक है। दिस इज सपोर्टेड बाय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड द न्यूक्लियर मिशन। देन यू हैव द कार्बन सिंक इनिशिएटिव। तो कार्बन सिंक इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली दिस मीन्स द एफर्ट्स, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि बेसिकली वो एफर्ट्स तो हमें लगाने हैं सो दैट वी कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, सो दैट वी कैन रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। सो ये कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक कोई भी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करता है, देन इट रिलीज, दैट इज द सिंक। तो फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ट्रीज, सॉयल्स, ओशन, मैनग्रोव्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो दिस प्रोवाइड्स नेशनल फ्रेमवर्क पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट एक्शन। इसमें आपके 8 मिशंस आते हैं। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर enhanced energy efficiency, national mission for sustainable agriculture, national mission on sustainable habitat, national water mission, national mission for sustaining Himalayan ecosystem, green India mission, national mission on strategic knowledge for climate change and human health। उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, पर्पज इज सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शंस। उसके बाद आता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। व्हाट अबाउट दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? ये देखिए, ये गवर्नमेंट स्कीम है। दिस रिवॉर्ड्स पीपल, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट दे कैन इम्प्रोवाइज, मतलब दिस रिवॉर्ड्स पीपल, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर व्हाट? फॉर डूइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज, जैसे कि ट्रीज को प्लांट करना, वाटर को सेव करना एंड पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। सो दे रिसीव द ग्रीन क्रेडिट एज अवार्ड फॉर हेल्पिंग protecting the environment. What is the purpose of green credit program? That we have to encourage the environment protection, we have to increase the tree plantation, we have to reduce the pollution and we have to promote the sustainable practices. तो लीगल बेसिस इसका क्या है? दैट इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज नोटिफाइड अंडर विच एक्ट? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ग्रीन क्रेडिट रूल्स आर इशूड इन 2023। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें वॉलंटरी environmental actions we have to encourage leading to environmental restoration, sustainable land management and the tree plantation. What are the activities covered in it? So there is the plantation on degraded land, wasteland, watershed areas and the forest land. Participants की बात कर लूँ अगर मैं, इसके participants कौन कौन से हैं? Like individual, private sector, public sector enterprise, and this is linked with the forest rules like afforestation under the green credit program. It can be exchanged for compensatory afforestation अंडर दी वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल्स। उसके बाद आता है आपका PLI एक्ट 1991। नो PLI एक्ट 1991, दिस वाज अमेंडेड थ्रू जन विश्वास एक्ट 2023। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था कि हमें डीक्रिमिनलाइज करने हैं ऑफेंसेस थ्रू पेनल्टी इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सो व्हाट आर द की प्रोविजंस? सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to allocate funds from environmental relief fund. Funds may be provided for Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board. Purpose is restoration of environmental damage caused by industries handling hazardous substance. Compensation को enhance करना है, that there is the compensation in case of accident related death, that is increased from 25,000 to 5 lakh from Act to rules to allow flexibility. फिर आता है आपका मिशन लाइफ। सो व्हाट इज दिस मिशन लाइफ? मिशन लाइफ को अगर आप देखोगे ना तो दिस इज द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यही है इसका फुल फॉर्म, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो नाम से ही क्लियर है, ग्लोबल इनिशिएटिव है जो इंडिया ने स्टार्ट किया सो दैट हम लोगों को इनकरेज कर सकें कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स को डेवलप कर सके डेली लाइफ में। तो ये लोगों को बताता है कि यू हैव टू मेक द स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल सो दैट यू कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सिंपल सा मतलब है कि आपको इस तरह से जीना है कि आपका एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकें, नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा सकें। So you can save the water, you can do something to save the electricity, you can reduce the plastic usage, you can plant the trees, you can avoid the wastage. So these are some of the stuff that you can do as a part of Mission Life. Overview, this was introduced by the Prime Minister at the COP Glasgow 2021. Official launch यहाँ पे हुआ था, location is Kevadia, Gujarat. So this focus on the individual behavior change for environmental protection. So इसको
दिस प्रमोट्स शिफ्ट फ्रॉम माइंडलेस कंजम्पशन टू माइंडफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन भी है इसको। इंडिया रिजोल्यूशन ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, दिस वाज अडॉप्टेड एज 6th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली इन नैरोबी। Now the resolution on sustainable lifestyle for wise use of wetland, this was adopted at Ramsar Conference 15। 7 थीमेटिक एरियाज हैं। एनर्जी बचाने का है, वाटर को सेव करना है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, वेस्ट रिड्यूस करना है, ई वेस्ट भी रिड्यूस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल हमें अपनानी है और सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स को भी हमें अडॉप्ट करना है। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम दैट इज अवेलेबल ऑन माई भारत पोर्टल। फिर ग्रुप ऑफ 20 इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो G20 इसका पहली बात तो आपको G20 के मेंबर्स रटे होने चाहिए, ये ध्यान रखेगा। सो इन दी initiatives under the environment and climate sustainability working group, major initiatives are like global alliance on the land restoration, इसका फोकस क्या है? The focus is on forest fires and mining affected areas। then you have the resource efficiency circular economy industry coalition, तो ये 40 फाउंडिंग प्राइवेट मेंबर्स को ग्लोबली इंक्लूड करता है। देन यू हैव द हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू ओशन बेस्ड इकोनॉमी, दिस वाज अडॉप्टेड बाय G20 कंट्रीज। फिर आता है एक पेड़ माँ के नाम, तो हमें प्लांट करना है 140 करोड़ सैपलिंग बाय द मार्च 2025। देन यू हैव द नगर वन योजना। नगर वन योजना क्या है? ये गवर्नमेंट की स्कीम है सो दैट वी कैन डेवलप द फॉरेस्ट इनसाइड ट्रीज टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज एंड टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल क्वालिटी। नगर मतलब सिटी, वन मतलब फॉरेस्ट, नगर वन मतलब फॉरेस्ट अर्बन एरिया में, दैट इज द थिंग। सो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये इसका टारगेट है। फंडिंग सोर्स कैंपा है। देन आता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो आपकी मिनिस्ट्री है ये नोटिफाई करती है EPR फ्रेमवर्क रेगुलेशन फॉर द वेस्ट कैटेगरीज, दीज आर द थिंग्स: प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरी वेस्ट, यूज्ड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वेस्ट टायर्स, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, स्क्रैप ऑफ नॉन फेरस मेटल्स। प्रिंसिपल ऑफ EPR, so we have the producer and original equipment manufacturer responsible for environmentally sound management of forest after end of life। मैकेनिज्म की बात कर लें, सो वी हैव द प्रोड्यूसर असाइंड एनुअल टारगेट फॉर वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग, रिसाइकलर्स जनरेट EPR सर्टिफिकेट, प्रोड्यूसर मीट टारगेट बाय परचेजिंग EPR सर्टिफिकेट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, देन यू हैव द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन EPR पोर्टल्स विच आर डेवलप्ड फॉर वेस्ट कैटेगरीज। फिर आते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये वो रूल्स हैं, दे आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to protect, to properly collect, separate and treat, dispose of the solid waste to keep environmental clean। Solid waste means everyday waste like food waste, plastic, paper, glass, metals and household garbage। ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं, तो दिस इज नोटिफाइड इन 2016। सो एप्लीकेबिलिटी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड म्यूनिसिपल एरियाज टू इंक्लूड लाइक अर्बन एग्लोबरेशन, सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स एंड अदर urban areas। What are the key provisions? So they are mandatory source segregation of waste, there is door-to-door waste collection system, objective is to channelize waste for recovery, reuse and recycling। E-waste management rule 2022। So coverage is 106 electrical and electronic equipment, this includes the solar photovoltaic waste। Key objective is to promote circular economy and to introduce the extended producer responsibility framework for e-waste management। Then you have the hazardous and other waste rules 2016। Objective क्या है? To ensure the environmental friendly sound management of hazardous waste। Waste management hierarchy, what is the priority order? There is prevention, minimization, reuse, recycling, recovery, co-processing and safe disposal। Applicability, this applies to every occupier handling hazardous and other waste। International compliance की बात करें, for the import and export of hazardous waste regulated in accordance with the Basel Convention। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये सारा कुछ आपने इन्वायरमेंट में पढ़ ही रखा होगा आई होप, सो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लीज़ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट। ये आपने जो आपकी इन्वायरमेंट जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है ये वहाँ पे जरूर दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ देन प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। देन दिस इज द थिंग अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, लाइक this was amended in 2021 led to the phase out of 12 single use plastic items for 2022। तो क्या एग्जाम्पल हैं इसके?
like earbuds with plastic sticks, plastic flags, candy and ice cream sticks, thermocol decoration items, plates, cups, glasses, spoons, forks, stirrers, and this. Then you have the construction and demolition waste management rules. So construction and demolition waste management rules. This is to ensure proper management of construction and demolition waste. The key provision is collection, transportation, storage, recycling, processing of this. Then you have the battery waste management rules 2022. So this applies to all type of batteries, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज है, पोर्टेबल बैटरीज है, ऑटोमेटिक बैटरी है, इंडस्ट्रियल बैटरीज है. What are the key features? This is based upon the extended producer responsibility. Responsibility of producer कि आप कलेक्ट करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, यूज करेंगे रिसाइकिल्ड मटेरियल्स को नई बैटरी में. फिर आता है एस यूटिलाइजेशन नोटिफिकेशन 2021. पर्पज क्या है? टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लाई एश फ्रॉम द कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. टारगेट क्या है कि आपको यूटिलाइज करना है करंट एस जनरेशन विद इन 3 to 5 years एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ लिगेसी एस विद इन दी 10 years. अगर आप ऐसा नहीं करते देन देयर इज द पेनल्टी ऑल्सो. सो व्हाट इज दैट? एनवायरमेंटल कंपनसेशन इज इम्पोज फॉर द नॉन कंप्लायंस. Then mandatory usage of fly ash, that user agencies they are required to use ash in projects within the 300 km of thermal power plants for what? Road construction and embankments. For the dam construction also you can use, for the building constructions you can use, and for the mining activities also you can use. Then you have the Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board इसका legal basis ये है Water Act 1974. तो कभी सवाल आ जाए ना कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे बना. This is renamed under the Water Prevention and Control Amendment Act 1988. कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं इसके पास, लाइक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल अंडर द एयर एक्ट 1981 एंड एक्सपेंडेड फंक्शन अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो कैसा भी पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, फिर चाहे वाटर का हो, चाहे एयर का, चाहे कोई और पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन तो कंट्रोल करनी है बिकॉज यू आर द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. देन यू हैव द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का. ये इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. ऑब्जेक्टिव नाम से क्लियर है, टू इम्प्रोवाइज द एयर क्वालिटी इन मेजर सिटीज. टारगेट क्या है इसका? टारगेट इज रिडक्शन ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स बाय अप टू 40% और अचीव द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेवल ऑफ द 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. टारगेट ईयर ये है, बेसलाइन ईयर आपका ये है. उसके बाद आता है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. नाम से क्लियर है, एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. तो मॉनिटर करेंगे क्या क्या पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर करेंगे, ये नाम याद कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट. पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन. मतलब CO2 तो नहीं है इसमें, इस पर सवाल भी आ रखा है पहले. ये इंप्लीमेंट किया जाता है सेंट्रल वाटर कंट्रोल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, याद रख लेना. देन यू हैव द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. This is the data from the continuous ambient air quality monitoring station. This is used to generate daily national air quality index. Air quality index, this is generated hourly and this is displayed on the Central Pollution Control Board website. फिर नॉइज पॉल्यूशन तो आवरली जनरेट करते हैं, ये ध्यान रखना. तो एम्बियंट नॉइज दिस इज इंक्लूडेड एज मॉनिटरिंग पैरामीटर अंडर द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006. देन यू हैव द कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान. कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान objective is to enable the small scale industries to establish new common effluent treatment plant, upgrade existing common effluent treatment plants. Scheme coverages, they are applicable across all states and UTs. Financial assistance, central subsidy is increased from 25% to 50% of the project cost. बेसल कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं. बेसल कन्वेंशन ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, to ensure the environment sound management of the hazardous waste, to restrict international trade of the plastic waste. इंडिया के स्टेटस की बात कर लें तो इंडिया रेटिफाइड इन जून 1992. देन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, सो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैकेनिज्म इज वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस. पर्पज इज टू रेगुलेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट. देन यू हैव द रॉटरडैम कन्वेंशन. रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन द इंटरनेशनल ट्रेड्स. Key feature is this came into force in 2004-20 and India acceded in 2025. तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज आपकी इंडिया में ये हैं. उसके बाद आते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन. मेनली पूछेगा किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. 23 केमिकल्स हैं, नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है.
तो आपने जो इन्वायरमेंट पढ़ रखा होगा, आई होप आपने उसमें पढ़ रखा होगा। मीनामाटा कन्वेंशन पे आ जाते हैं। मीनामाटा कन्वेंशन, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनेप, दिस अडॉप्टेड दिस विथ एन एम टू डेवलप अ ग्लोबली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मर्करी। तो मीनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? मर्करी से रिलेटेड है। दिस कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 2013 एट मीनामाटा एंड कुमामोटो, जापान। इंडिया ने 2018 में इसको रेटिफाई किया था। बट इंडिया के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कि हम मर्करी को यूज़ तो कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में, सिद्धा मेडिसिन में, यूनानी मेडिसिन में और ट्रेडिशनल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। देन देयर इज द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम मर्करी। फिर आते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी पे। तो फॉरेस्ट पॉलिसी, तो मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स लाइक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड देयर कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेस्ट कवर की बात कर लें इंडिया में, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.76% है। ट्री कवर है आपका इतना, टोटल फॉरेस्ट एंड कवर इज नियरली 25.17%। देन आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे। तो लीगल फ्रेमवर्क की बात कर लें, वी डू हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन एक्ट 1980। दिस रेगुलेट्स द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। परमिटेड यूज फॉर फॉरेस्ट लैंड ओनली व्हेन अनअवॉइडेबल इज दिस। ठीक है। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दिस इज द रिमोट सेंसिंग बेस्ड फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनेबल करेगा सीधी साधे फायर प्रिवेंशन करना है, अर्ली डिटेक्ट करेंगे, क्विक इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क ये है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंड किया गया 2022 में। फिर आता है आपका बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए एंड फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ के लिए। फिर आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये फ्लोरिस्टिक होगा, ये फॉनिस्टिक होगा। ठीक है। सो दिस इज फॉर द स्टडी ऑफ फौना। तो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर दिस, हेडक्वार्टर इज कोलकाता। मेजर डिस्कवरी इंडो बर्मीज पेंगोलिन फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, ये इसने अभी डिस्कवर किया। तो सवाल आ गया कि पेंगोलिन कहाँ पे अभी आपको मिला है, दिस इज द थिंग। देन यू हैव द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, इसके जोनल ऑफिस यहाँ पे हैं। की फंक्शन है कि ये बाइनल, मतलब 2 साल में एक बार फॉरेस्ट कवर असेसमेंट देता है सैटेलाइट डेटा के थ्रू। दिस पब्लिश इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट चेंज द देयर इज इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इतना किलोमीटर बड़ा है। मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है छत्तीसगढ़ में, इस पे सवाल बन सकते हैं। देन इट इज उत्तर प्रदेश, देन उड़ीसा, देन राजस्थान। देन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये कोर्ट है। तो द लीगल बेसिस इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, कोर्ट होगा, नेशनल ग्रीन भी है। तो दे विल बी द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द इन्वायरमेंटल केसेस। देयर इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, there is the conservation of forest and natural resources, there is enforcement of environment legal rights, there is compensation for environmental damage. Features, there is the specialized body for environmental disputes, this is guided by the principle of natural justice, this is not bound by the code of civil procedure. Benches is principal bench, zonal bench, Pune, Kolkata, Bhopal, Chennai, circuit bench, Shimla, Shillong, Jodhpur. Then you have the central zoo authority. Legal basis is Wildlife Protection Act 1972. Then you have Wildlife क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज टू कॉम्बैट द ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। फंक्शन इज कोऑर्डिनेट enforcement of Wildlife Protection Act 1972. So this is all for this particular topic. This was a bit longer topic but with a lot of information. So we have covered it. So I hope आपने कई सारी चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी। अगला चैप्टर आपको मिलेगा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्रिक स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, ये इसकी हेडिंग में आ गया, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अब हम इसके यहाँ पढ़ेंगे एंड ये बहुत बड़ा चैप्टर तो ठीक ठाक बड़ा तो है ही है। सो दिस विल टेक सम ऑफ योर टाइम। देन हमारे पास आएगा मास कम्युनिकेशन, फिर हम मास कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कल्चर एंड टूरिज्म। तो अगर आप देखें तो हम काफ़ी हद तक हमने कर लिया। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करते चलेंगे। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड शॉर्ट्स एंड ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड अकॉर्डिंगली चीज़ें हम करते चलेंगे। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दिस विथ मी एंड मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन के साथ कवर करते चलें। अगर लास्ट टाइम पे आप छोड़ोगे ना तो समहाउ इट वोंट बी हेल्पिंग यू। सो मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस। अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो कमेंट करके बताना कि इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में which is based upon the communication and information technology. All the best.